नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे PYQs प्रीवियस ईयर के पेपर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, और ऑन एन एवरेज लगभग 15 के आसपास 15 से 20 सवाल जो है साइंस एंड टेक से आते हैं। तो इसलिए साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ साइंस और टेक के सवाल। ये हम डिस्कस कर रहे हैं RAS प्रीलिम्स 2023 का पेपर है ये, ठीक है। हम पढ़ाई कर रहे हैं RAS प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये पेपर होने वाला है 2 फरवरी को। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक बतानी है। तो मॉर्फिन, एस्फॉर्मिन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल। तो इसका आंसर है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक पीड़ाहारी है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, ठीक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? जो दर्द निवारक होती है, यानी जिससे दर्द नहीं होता। तो ये क्या होता है कि जनरली पहले समय में जंग में यूज की जाती थी, वॉर के समय जब सैनिकों को बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती थी तो ये दी जाती थी मॉर्फिन। इससे आपको दर्द का एहसास नहीं होता। और ये जनरली ओपियम वगैरह से बनाई जाती है। ओपियम यानी आपका अफीम जो होती है उससे बनाई जाती है। मॉर्फिन इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, ये कुछ सालों के एनालिसिस किया हुआ है कि किस साल में कितने सवाल कौन से टॉपिक से आए हैं। तो अब आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक से आए तो वो करंट अफेयर, ये 2023 का है। करंट अफेयर से सबसे ज्यादा आया है। उसके बाद अगर किसी से आया है तो वो है आपका पॉलिटी एंड राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर कोई है तो वो है साइंस। और ये साइंस में सब इंक्लूडेड है। इसमें इकोलॉजी भी है, इसमें फिजिक्स भी है, आपके बायोलॉजी भी है, जनरल साइंस भी है, ठीक है। तो आज हम यही पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। उससे पिछले साल 16 सवाल आए थे, 2018 में 19 सवाल यहां से आए थे, 2016 में 17 सवाल यहां से आए थे। इसका मतलब इस साल भी काफी ज्यादा सवाल यहां से आने की संभावना है। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया एवं दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। कौन से लेंस के उपयोग से हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को सही कर सकते हैं? तो दोस्तों, मायोपिया के लिए तो हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। मायोपिया के लिए कॉनकेव कहाँ है? इन दो में है। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स यूज करते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है भाई। ऑप्शन 3। क्या होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया? तो देखिए, क्या होता है ये मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि आपकी आंख जो है, मान लेते हैं ये आपकी आंख का रेटिना है ना। हमारी आंख यहां पर है और ये उसकी वॉल होती है रेटिना, इसी पर पहले इमेज बनती है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपकी रेटिना है, ये आपका लेंस है आंखों का। किसी भी पॉइंट से आने वाली लाइट रेज हमारे आंखों के लेंस में एंटर करती है। अब क्या होता है मायोपिया में? ये होता है कि आपको दूर की चीजें साफ नहीं दिखती है, जबकि पास की जो चीजें हैं वो आपको पास दिखती है, मतलब सही दिखती है मायोपिया में, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? निकट दृष्टि दोष। तो निकट की तो दृष्टि आपकी ठीक है, बाकी दोष आपकी किस में है? दूर की दृष्टि में, ठीक है। तो मायोपिया में आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में इसमें ठीक उलट होता है। इसमें आपको दूर के साफ दिखाई देते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट जो है वो साफ दिखाई देते हैं, पर पास के या निकट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको साफ दिखाई नहीं देते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि वहां से आने वाली, किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली किरणों को आपकी रेटिना पे ही डाइवर्ज करता है। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि जो इमेज बनती है वो आपकी रेटिना के पीछे बनती है,
मायोपिया में जो इमेज बनती है वो आपकी रेटिना के आगे बन जाती है, इसलिए यहां पर हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो इसने क्या कहा है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, 3 आंसर सही हो गया। अगला सवाल, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में छाटिए। अच्छा, सबसे छोटी इकाई शुरू और सबसे, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर होता है, मेमोरी का ये स्टोरेज का डेटा गिवन है अपने को, और इसको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़ा सेट करना है। तो सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा इसमें उसे होता है बिट, फिर उससे बड़ा बाइट, फिर आपका केबी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। तो आपका आंसर होना चाहिए एफ बी ए सी ई, एफ बी ए सी ई डी। हाँ बिल्कुल, 2 नंबर का आपका आंसर सही होना चाहिए। आंसर 2 सही है ना। बस इसमें सब चीज ये ध्यान रखना, एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, बाकी सारे जितने भी हैं यानी केबी जो है, जैसे मान लो तो 1 केबी में 1000 बाइट होते हैं। वैसे ही एमबी जो है, 1 एमबी में 1000 किलो बाइट होते हैं। तो बाकी सारे हजार की गिनती में होते हैं। बस एक ध्यान रखना कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। फिर 1 केबी में 1000 बाइट होते हैं, फिर 1 एमबी में 1000 किलो बाइट होते हैं, फिर 1 जीबी में यानी गीगाबाइट में 1000 एमबी होते हैं। वैसे ही 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट होते हैं। आगे चलते हैं। तेईस अगस्त 2023 के LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अस्त्रा मिसाइल। दिस मिसाइल इज, तो अस्त्रा मिसाइल के बारे में पूछा है। ये उस समय के करंट अफेयर्स में था। तो ये है दृश्य सीमा से, नहीं पहला तो नहीं है, और ये दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा, बिल्कुल एयर टू एयर मिसाइल है ये। 2 आंसर इसका सही है। ऑप्शन नंबर 2 अस्त्रा मिसाइल। किसने डेवलप की है अस्त्रा मिसाइल? वैसे इन जनरल पूछा जाए तो ऑफ कोर्स डीआरडीओ ने ही की है। डीआरडीओ ने अस्त्रा मिसाइल डेवलप की है। क्या है ये? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल है ये। इसको अपने LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पे जो है इसमें सेट कर दिया गया है। तो अब तेजस विमान के साथ इसको जोड़ दिया गया है। अब जहां भी तेजस विमान जाएंगे और वो इस मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमनाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। टेलियोस 2 और ल्यूमनाइट 4 वर लॉन्च्ड इन अप्रैल 23 फ्रॉम श्रीहरिकोटा बाय द लॉन्चर ऑफ। अच्छा, ये सैटेलाइट्स है। अब आपको पता होगा सैटेलाइट को एक लॉन्च व्हीकल की हेल्प से लॉन्च किया जाता है। अब इसमें पूछा है कि जो ये सैटेलाइट्स है ये कौन से लॉन्च व्हीकल की हेल्प से लॉन्च किए गए थे, और ये उस समय के करंट अफेयर में था। इसका आंसर है आपका PSLV C55, दोनों को इसी की हेल्प से लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कहा है कि किसी पदार्थ की विमा यानी डायमेंशन जो है, एक डायमेंशन को नैनो रेंज में ला दिया, बाकी जो 2 डायमेंशन है वो बड़ी ही रही, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? तो देखो किसी भी स्ट्रक्चर की 3 डायमेंशन होती है। अब ये कह रहा है 3 में से 2 तो डायमेंशन लार्ज रही और एक डायमेंशन को जो है वो नैनो स्केल पे ले आए। नैनो स्केल यानी 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्वांटम वेल कहते हैं उसको। क्वांटम वेल क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक डायमेंशन नैनो स्केल की हो और बाकी 2 डायमेंशन बड़ी हो। जनरली इस क्वांटम वेल टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है ना, वो सेमीकंडक्टर डायोड बनाने के लिए किया जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड बनाने के लिए किया जाता है।
अगला इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट। तो वीडियो किस फॉर्मेट में सेव नहीं होता। अब आप सभी को पता है कि MP3 जो है ना, ये गानों के लिए ही हम यूज करते हैं, तो ये एक ऑडियो फॉर्मेट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कोई भी फाइल अगर MP3 है तो वो ऑडियो है, वीडियो नहीं है। तो इसमें बताना है नॉट अ वीडियो, तो पहला आंसर हो गया। बाकी सारे तीनों फॉर्मेट वीडियो फॉर्मेट है। अगला सवाल, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन। ठीक है, पढ़ते हैं। वी ऑब्टेन प्रोटीन फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। बिल्कुल हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से हमको प्रोटीन मिलता है। फिर अगला क्या है, प्रोटीन आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स। हाँ, ये भी बात सही है। अबाउट 30% ऑफ आवर बॉडी वेट कम फ्रॉम प्रोटीन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीसरा गलत है, तो ये आपका आंसर मिल गया। चौथा भी पढ़ लेते हैं, प्रोटीन्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हाँ, ये तो ठीक बात है। तो तीसरा गलत है स्टेटमेंट कि 30% बॉडी वेट कम फ्रॉम प्रोटीन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी का लगभग 16% जो पार्ट है ना, वो प्रोटीन का बना होता है। ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो हमारा पानी का बना होता है, वाटर से बना होता है। लगभग 62% हमारा शरीर जो है पानी से बना है। प्रोटीन सिर्फ 16% है हमारी बॉडी का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, ब्लड ग्रुप रक्त समूह O में आने वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एंटी ग्लूटिनोजन है। यानी जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके ब्लड में कौन सा एंटी ग्लूटिनोजन है। कोई सा भी नहीं होगा ना, तो A B दोनों AB। इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है, दरअसल जो हमारा ABO ब्लड सिस्टम है, ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है ना, उसके तहत आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटी ग्लूटिनोजन पाया जाता है, उस एंटी ग्लूटिनोजन या उस एंटी ग्लूटिनोजन के ही नाम पे आपके ब्लड का ग्रुप दिया जाता है। तो अगर आपके A पैथोजन है तो आपका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। अगर ये पैथोजन B है तो आपका ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। और अगर आपके दोनों ही एंटी ग्लूटिनोजन है A और B, तो आपका ब्लड ग्रुप AB कहलाएगा। और अगर दोनों ही नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप सिर्फ, अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई एंटी ग्लूटिनोजन नहीं है तो आपका जो है ब्लड ग्रुप O कहलाएगा। तो इसका आंसर 3 हो गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इन निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, जो बैक्टीरिया से नहीं फैलता। तो डाइथेरिया, प्लेग, डेंगू नहीं फैलता है ना। ये डेंगू हम पढ़ते भी हैं। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू आपके डेंगू वायरस से फैलता है। और डेंगू आपके वायरस से फैलता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू एक वायरस से फैलता है डेंगू। अगला सवाल, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है ना। देखो, अभी हमने पढ़ा कि डेंगू वायरल से फैलता है, वायरस से, और मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से। अब ये कह रहा है कि उस प्लाज्मोडियम की प्रजाति बतानी है जिससे मलेरिया फैलता है। तो वो कौन सा है? विविपेक्स नहीं है, फाल्सीपैरम है। फाल्सीपैरम वो प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया फैलता है। चलिए आगे आ जाइए। सवाल नंबर 71, NTU मापने की इकाई है। NTU से हम किस चीज को मापते हैं? इंग्लिश वालों का सवाल कट गया, कोई बात नहीं। NTU पूछा है, NTU किस चीज की यूनिट है? तो पानी का दाब नहीं, जल का तापमान नहीं, जल की अम्लता नहीं, जल की टर्बिडिटी। हाँ बिल्कुल, पानी की टर्बिडिटी नापते हैं। NTU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। NTU, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ये क्या नापने के काम आती है? कि पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको नापने के काम में आती है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी जैसे कोई भी अगर पानी का गिलास आपने ले लिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 72, निम्न में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो सेडिमेनास, एल्गी, लाइचन्स। हाँ, तो लाइकेन जो है ना वो नहीं उगता है। 3 इसका आंसर है।
लाइकन क्या होता है? लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, एक जीव होता है जो एक एल्गी और फंगस दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं इसमें। तो नीचे जो है फंगस होती है जो किसी भी सरफेस पे अपनी रूट्स की मदद से पानी, वाटर और मिनरल्स को इकट्ठा करने में मदद करती है, और ऊपर की जो लेयर होती है वो एल्गी होती है। एल्गी क्या होता है? एक तरीके का बहुत छोटा सा प्लांट होता है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है सूरज की किरणों से, और इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जुड़ के एक जीव बना लेते हैं। इसको कहते हैं लाइकन। अब लाइकन जो होता है ना, अब मैंने आपको बताया, देखिए नीचे फंगस है और ऊपर एल्गी, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है पॉल्यूशन के लिए। तो पॉल्यूटेड एरियाज में लाइकन नहीं उगता है। अच्छा, अगला सवाल भी यही देख लेते हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में है। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेज़न वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन है? हाँ, तो फोटोसिंथेसिस से वहां अमेज़न के जंगलों में पूरी दुनिया का कितना ऑक्सीजन का निर्माण होता है? 20%। अब आप देखो कितनी हैरान करने वाली बात है कि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से यानी अमेज़न फॉरेस्ट से आ रहा है। इसका मतलब अमेज़न फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कितना क्रूशियल रोल है इनका ह्यूमन लाइफ साइकिल में। और इसी वजह से, क्योंकि ये इतनी हाई अमाउंट में ऑक्सीजन बनाते हैं, अमेज़न के जंगलों को लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ कहते हैं। लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े हैं अमेज़न के जंगल। अगला सवाल, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र स्थित है नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर? हाँ, तो ये अपने बीकानेर में है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, बीकानेर में है भाई। आगे आ जाओ, आपको बताना है इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स या श्री अन्न फसलों का नहीं है। मिलेट्स जनरली मोटे अनाज को कहा जाता है, तो मिलेट नहीं है ये बताना है अपने को। बाजरा है, मक्का नहीं है भाई, मक्का नहीं है, पहला तो गलत हो गया। कोदो है, ज्वार है, और रागी, बाजरा, कोदो, मूंग नहीं है, मूंग दाल होती है यार। फिर तीसरा कोदो, बाजरा, मक्का, फिर मक्का आ गया, मक्का नहीं है। फिर ज्वार, कोदो, कंगानी, रागी, हाँ ये है भाई। ऑप्शन 4 आंसर हो गया ना फिर इसका। सोरगम, कोदो और कंगानी और रागी, ये 4 जो है ये मिलेट्स कहलाएंगे। और ये सवाल क्यों पूछा गया था? क्योंकि साल 2023 को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी श्री अन्न का अंतरराष्ट्रीय साल। किसने डिक्लेयर किया था? यूएन ने। किसके कहने पर? इंडिया के कहने पर, साल 2023 को। आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 77, इसमें पूछा है निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? हाँ, तो इसमें आपका राजस्थान नॉलेज कंपनी नहीं, इसमें आपका राजस्थान टेक्नोलॉजी भी नहीं है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन 3 सही है। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? पूछ रहे हैं सेकंड राजस्थान वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहां पर स्टैब्लिश की जाएगी? जोबनेर में। जोबनेर में की जाएगी। ये उस समय एक बिल आया था अपने राजस्थान असेंबली में, जोबनेर में स्थापित की जाएगी। क्या? राजस्थान में राजस्थान का दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर में। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि पहला कहां पर है। अगला सवाल 79,
अब इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। ठीक है, अब इमारती लकड़ी, अरे यार ये सवाल, हाँ सॉरी, ये सवाल पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन, यानी गैर नवीनीकरणीय कौन से होते हैं, या नॉन रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उन्हें बोला जाता है जिनको हम बहुत जल्दी से रिचार्ज नहीं कर सकते। यानी आपने एनर्जी के वो संसाधन जिनको आपने एक बार यूज कर लिया तो आप उनको बहुत छोटे समय में वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। उनको रिचार्ज होने के लिए कम से कम 1000 से 2000 या काफी बड़ा समय लगता है, 1000 से 2000 साल, इतना समय लगता है रिचार्ज होने के लिए। तो इमारती लकड़ी, अगर लकड़ी आपने यूज कर ली तो वो लकड़ी का पेड़ दोबारा उग जाएगा 5-6 साल में। और इवन ऐसी भी लकड़ियां होती है जो कई बार तो 1 साल के अंदर ही बहुत बड़ा हो जाता है पेड़। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। सौर ऊर्जा ये कभी खत्म होगी नहीं, पवन ऊर्जा ये भी एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बचा क्या, जीवाश्म ईंधन। जो पेट्रोलियम है ना, फॉसिल फ्यूल, ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्योंकि पेट्रोलियम बनता कैसे है, पेट्रोलियम बनता है कि वनस्पति या प्लांट्स और एनिमल्स बहुत समय तक जमीन के अंदर अगर हाई हीट और प्रेशर के अंदर दबे रहते हैं तो धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, पेट्रोलियम बन जाते हैं। अब इनको हीट और प्रेशर में बनने में, यानी इन प्लांट्स को, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पेट्रोलियम बनने में ही हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए ये बहुत जल्दी से रिचार्ज नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहा जाता है, गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है। आगे आ जाओ। चलो इतने ही थे क्या साइंस एंड टेक के सवाल। अब हमने साइंस एंड टेक के नाम पे देखो इकोलॉजी के भी हमने सवाल डिस्कस कर लिए, हमने बायोलॉजी के भी डिस्कस कर लिए, हमने साइंस एंड टेक के तो किए ही सही, साथ ही साथ हमने थोड़े बहुत केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी हमने डिस्कस कर लिए सवाल। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेहनत करते रहो और दिल लगा के पढ़ते रहो।